लाइसेंस नंबर 83 2025। ये वो लाइसेंस नंबर है जिसने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इंदौर के सुभाष सिंह तोमर, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं, उन्होंने इसे साबित कर दिखाया है। पूरी कहानी दिलचस्प है, अंत तक देखिएगा। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब सुभाष सिंह तोमर, उनके अनुसार, तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षकों के लिए वो झाबुआ आए हुए थे। यहाँ जब उन्हें वक्त मिला तो वो जिला अदालत पहुँच गए। यहाँ उन्होंने जो परिसर में आदिवासी समुदाय के लोग घूम रहे थे उनसे संवाद किया और पूछा कि वो आखिर यहाँ पर क्यों हैं। जवाब मिला कि उन्हें पुलिस ने आर्म्स एक्ट में बुक किया था, वो जेल भी रह के आए हैं, जमानत पे हैं और अपना मुकदमा झेल रहे हैं। उन्हें लगा कि जिस फालिया को लेकर ये केस बनाया गया वो तो कृषि उपकरण है और आर्म्स एक्ट के नियमों में उसे छूट है, फिर क्यों ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यहीं से उनका इन्वेस्टिगेशन और मिशन शुरू हुआ और फिर उन्होंने इस मिशन को अंजाम तक कैसे पहुंचाया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। चूँकि मैं एक टेक्निकल जो है ट्रेनर हूँ और मैं समाज के अंदर जाके शिक्षकों को प्रशिक्षित करता हूँ और उस संदर्भ में मेरा आदिवासी क्षेत्रों में आना जाना रहता है। और इसी चीज़ को लेके मेरा एक बार झाबुआ जाना हुआ, जहाँ पर थोड़ा समय मेरे पास एक्स्ट्रा होने के कारण मैं अपना समय व्यतीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वहाँ पर जाकर जब मैंने कुछ आदिवासियों से बात की कि आप यहाँ पर कैसे हैं, तो उन्होंने बताया हमारे खिलाफ आर्म्स एक्ट 25 में मामला दर्ज है, उसी के संबंध में हम कोर्ट आए हैं। तो फिर मैं जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि कौन सा हथियार आपके पास था, तो बोले कृषि के लिए जो हम घास काटते हैं वो हमारे पास था और हम रात को शाम को जा रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस ने हमें पकड़ा और हमारे खिलाफ आर्म्स एक्ट 25 का प्रकरण दर्ज कर लिया। तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि अगर कृषि में इस्तेमाल होने वाले शार्प एज्ड वेपन पर अगर आर्म्स एक्ट 25 लग रहा है, तो ये तो जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड है ना, आजीविका जीने का अधिकार, उसका हनन है। तो फिर मेरे ये मन में विचार आया कि इस पर कुछ खोज करना ज़रूरी है। फिर मैंने बाज़ार जाकर आर्म्स एक्ट 1959 की जो बुक है वो खरीदी और उसका गहन रूप से अध्ययन किया। तो आपने सुभाष सिंह तोमर साहब को सुना कि कैसे उनकी इस लड़ाई, इस जंग की शुरुआत हुई। हम आपको इस संक्षिप्त स्टोरी में उनकी ये लड़ाई जो बीते 5-6 साल तक चली है वो बता रहे हैं। उन्होंने इंदौर कलेक्टर को आवेदन दिया कि उनको शस्त्र लाइसेंस के रूप में एक तलवार, कटार और खुखरी आवंटित की जाए, लेकिन उनका आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप आवेदन तो रिसीव कीजिए, देना न देना आपके हाथ में है। तब उनका आवेदन स्वीकार किया गया। यहीं से उनकी जीत की बुनियाद पड़ी। जब काफ़ी वक्त तक इस आवेदन पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब फिर उन्होंने कमिश्नर कार्यालय की ओर रुख किया और कमिश्नर कार्यालय में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने आवेदन दिया है कलेक्टर इंदौर को, एडीएम आर्म्स को, उसका निराकरण करवाया जाए। कई दौर की सुनवाई के बाद कमिश्नर इंदौर ने निर्देश दिए कि कलेक्टर इस मामले पर एक्शन लें, यानी कि निराकरण किया जाए। उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। तब डीसीपी ने उनके लाइसेंस को नॉन रिकमेंड कर दिया। यहाँ से सुभाष सिंह तोमर की दूसरी लड़ाई शुरू हुई। उनका कहना था कि पुलिस को अधिकार ही नहीं है कि वो नॉन रिकमेंड करें, उनको सिर्फ क्राइम की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये डीएम का विवेकाधिकार होता है। मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। फिर इसी संदर्भ में मैं आपका इंदौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गया ऑफिस में, कलेक्टर साहब के यहाँ। वहाँ जाकर मैंने थोड़ी सी इंक्वायरी की, तो आर्म्स
एडीएम आर्म्स के यहाँ जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर तलवार या शार्प एज्ड वेपन का लाइसेंस मिलता है, इसका शायद उन्हें ज्ञान नहीं था। तो फिर मुझे बड़ा गंभीर विषय लगा। फिर इससे संबंधित मैंने एक आरटीआई फाइल की एडीएम आर्म्स इंदौर में। उसका जवाब मुझे नहीं मिला समय पर। फिर मुझे मजबूरन फर्स्ट अपील दायर करनी पड़ी, और फर्स्ट अपील में भी मुझे संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण मैंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील या कह सकते हैं कंप्लेंट दर्ज किया, और इस प्रोसेस में करीब 1 साल लग गया। जब मेरी सुनवाई भोपाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ हुई तो वहाँ से ये डायरेक्शन दिया गया कि इन्हें तुरंत ये सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। उन दस्तावेजों को पाने के बाद और उनकी स्टडी के बाद मैंने पाया कि ये तो बहुत बड़ी खामियां इसमें हैं। आज़ादी के बाद से केवल 1 या 2 लोगों को धारदार हथियार रखने की परमिशन दी गई थी। अब यहाँ परमिशन दी गई थी, इसका मतलब ये है कि वो कहीं लेके नहीं जा सकते थे, जबकि आर्म्स एक्ट में स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि एक्वायर, पजेस एंड कैरी, हथियार को लेना, खरीदना, उसको अपने पास रखना और उसको किसी सार्वजनिक स्तर पर ले जाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। फिर और मेरी उत्सुकता जागृत हुई तो फिर मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक आरटीआई फाइल की, और उस आरटीआई को फाइल करने के बाद भी मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मुझे फर्स्ट अपील में जाना पड़ा, और फर्स्ट अपील में भी जवाब नहीं मिला तो फिर मुझे कंप्लेंट में जाना पड़ा। जब सीआईसी दिल्ली में जब इसकी सुनवाई हुई तो वहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी कि आर्म्स एक्ट में धार की परिभाषा क्या है, क्योंकि किसी भी कानून के संबंध में हर चीज़ की परिभाषा या डेफिनेशन का होना अति आवश्यक है। तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सीआईसी के सामने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो भी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा चूँकि इसमें धार की परिभाषा नहीं है तो हम आपको धार की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। फिर मैंने उनसे कहा, सीआईसी से अनुरोध किया कि कृपया आप अपने जजमेंट में ये लिखने का कष्ट करें कि आर्म्स एक्ट में धार की कोई परिभाषा नहीं है। और उसके आने के बाद फिर मैंने इसकी लड़ाई शुरू की। तब तक मतलब 2017, ये 2014 से शुरू हुआ था, 2017 करीब आने में था। और 17 में आने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, और एप्लीकेशन बना के एडीएम आर्म्स के यहाँ सबमिट किया कि मुझे धारदार हथियार की लाइसेंस दिया जाए। अब धारदार हथियार का लाइसेंस दिया, पहली बात तो उन्होंने कहा था आप बंदूक का लाइसेंस ले लो, आप तलवार का लाइसेंस क्या, तलवार तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने कहा साहब आप इसको रिसीव कीजिए, और उन्होंने रिसीव नहीं किया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका रिसीविंग लिया वहाँ से, और उसके बाद मैं काफ़ी समय तक वेट करता रहा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। फिर माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में मैंने एक रिट पिटीशन दायर की, और मेरा मूल उद्देश्य था इस शार्प एज्ड वेपन से लेकर जो खामियां, प्रशासनिक खामियां हैं, उसको दूर किया जाए। तो मैंने रिट पिटीशन पहली फाइल की। उसमें मैंने ये मांग की कि लाइसेंस का प्रोसीजर, प्रशासन को आदेश दिया जाए कि लाइसेंस का प्रोसीजर सेट किया जाए, क्योंकि लाइसेंस का प्रोसीजर एक्ट में है। जब हमारे आर्ग्यूमेंट को देखने के बाद ऑनरेबल बेंच ने उसकी समाज में उसकी व्यापकता को देखते हुए उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। फिर वो जो पीआईएल थी उसमें सुनवाई हुई डिवीजन बेंच में, ऑनरेबल डिवीजन बेंच में, इंदौर खंडपीठ में। तो सुभाष सिंह तोमर के संघर्ष का दौर जारी था। अधिकारी भी इस मंशा में थे कि कैसे भी मामले को टाल दिया जाए, खींच दिया जाए। लेकिन सुभाष सिंह तोमर भी अड़े हुए थे कि वो अपने इस आवेदन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, फिर चाहे उन्हें जंग इंदौर से लेकर हाई कोर्ट तक और फिर दिल्ली तक क्यों न लड़नी पड़े। जंग की शुरुआत में उनको हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जो कमिश्नर ने आदेश दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाने का आदेश दें।
हाई कोर्ट ने उनके तर्कों से सहमत होने के बाद एग्जीक्यूशन का आदेश दिया। वो ऑर्डर पास होने के बाद भी वो कंप्लायंस नहीं हुआ और आखिरी में मुझे कंटेम्प्ट में जाना पड़ा। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कि हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं हो रहा है, परंतु जब कंटेम्प्ट पिटीशन की डेट थी उसके 2 दिन पहले ही प्रशासन ने मुझे ये लाइसेंस जारी कर दिया। अब चूँकि मेरा मूल उद्देश्य लाइसेंस लेना नहीं था, मेरा मूल उद्देश्य ये था कि समाज के अंदर और जो पुलिस जो आर्म्स एक्ट 25 में मामले दर्ज करती है और वह भी कृषि उपकरणों पर, और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि आदिवासी इलाकों में आर्म्स एक्ट 25 की कार्रवाइयाँ हो रही है, जबकि वो सारे एग्रीकल्चर टूल्स हैं। तो हाईकोर्ट के दबाव के बाद और सुभाष सिंह तोमर की जिद के आगे आखिरकार इंदौर जिला प्रशासन को झुकना पड़ा और लाइसेंस तलवार, खुकरी और कटार का जारी करना पड़ा। स्क्रीन पे आप देखिए, ये वही लाइसेंस नंबर 83 2025 है जो सुभाष सिंह तोमर की जीत की एक मोहर है, सिस्टम की हार की एक बानगी है। अब ये एक बड़ी सफलता थी सुभाष सिंह तोमर की, लेकिन कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं होती। वेपन्स का लाइसेंस तो इंदौर जिला प्रशासन ने दे दिया, लेकिन वेपन्स कहाँ से लिया जाए, उसकी लाइसेंसी दुकान है क्या? चिट्ठी लिखी सुभाष सिंह तोमर ने एडीएम आर्म्स को कि वो दुकान बताई जाए जहाँ से वो ये तीनों हथियार ले सकें। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शायद भारत में ऐसी कोई भी दुकान नहीं है। तब मजबूरी में उनको रुख करना पड़ा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि गृह मंत्रालय बताए कि वो कहाँ से लाइसेंस लें और अगर नहीं है तो उनको विदेश से इसे आयात करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के बीच पत्राचार शुरू हो गया। मुझे जो कमिश्नर इंदौर के द्वारा जो आदेश पारित हुआ उसमें मुझे एक तलवार, एक खुकरी और एक कटार का लाइसेंस जारी किया गया। अब इस लाइसेंस की प्राप्ति के बाद भी समस्या मूल रूप से वहीं खड़ी रही कि मैं ये लाइसेंस, मैं ये हथियार खरीदूं कहाँ से? ना तो पूरे भारत में कहीं पर भी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर नहीं है, लाइसेंस सेलर नहीं है। जैसे एक बंदूक का लाइसेंस मिलता है तो वो बंदूक के लाइसेंस पे लाइसेंसी शॉप रहती है जहाँ से आप बंदूक परचेज कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था धारदार हथियार के लिए पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो फिर मुझे मजबूरीवश केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक आवेदन करना पड़ा, चूँकि पूरे भारत में कहीं पे भी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर नहीं है और लाइसेंस सेलर नहीं है, तो मुझे फॉरेन कंट्रीज से, विदेश से मुझे लाइसेंस इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। उस संदर्भ में मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ केंद्रीय गृह मंत्रालय से, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को आदेशित किया है कि मेरे लाइसेंस से संबंधित सारे दस्तावेज उन्हें सौंपे जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय को। और अभी भी मैं अपने जो जिसके लिए मुझे लाइसेंस मिला है तलवार, खोखरी और कटार का, वो मैं अभी भी खरीदने में असमर्थ हूँ। तो वास्तविक अवस्था में पूरे भारत में न तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है, न लाइसेंस सेलर है, और मेरा यह केस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला केस है भारत में जहाँ पर मुझे शार्प एज्ड वेपन का आर्म्स एक्ट के अनुरूप लाइसेंस मिला है, जिसमें मैं स्वतंत्र रूप से लाइसेंस को अपने आर्म्स को, अपनी तलवार को, अपनी खुकरी को पब्लिक प्लेस में लेके जा सकता हूँ। तो लाइसेंस नंबर 83 आपकी स्क्रीन पे है, सुभाष सिंह तोमर साहब के साथ स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। ये इनकी बड़ी जीत है, लेकिन अब बारी दूसरी जीत की है कि अब ये वेपन्स जो उनको सेंशन किए गए हैं, आखिर उन्हें मिलेंगे कैसे? भारत में ऐसी कोई भी लाइसेंसी दुकान नहीं है। अब विदेश मंत्रालय, भारत सरकार उनको विदेश से लाने की अनुमति देती है, नहीं देती है, ये आने वाले कुछ समय में तय होगा, कुछ हफ्तों में तय होगा।
हाईकोर्ट जाने का विकल्प फिर से सुभाष सिंह तोमर साहब के पास खुला हुआ है। ये पूरी कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कई लोग सिस्टम से, प्रशासन से, सरकारों से लड़ के थक कर हार जाते हैं या पहले से ही इस मानसिकता में रहते हैं कि सरकारों से लड़ना, प्रशासन से लड़ना उनके लिए नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन सुभाष सिंह तोमर साहब ने बता दिया कि अगर आप ठान लेंगे, अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा का महत्व क्या है वो भी इस कहानी से समझ में आता है। अगर आप ठान लेंगे, अगर आप कानून का अध्ययन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप कामयाबी हासिल करेंगे, जिस तरीके की कामयाबी सुभाष सिंह तोमर ने हासिल की है। इस कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।